अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चारों सूबों की मशावरत से लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म करने का बड़ा फैसला किया है, लेकिन शर्त रखी है SOPs पर अमल दरामद की। साथ ही अवाम को मुतनब्बा किया है कि अगर एहतियात न बरती तो एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा, और वो भी सख्त तरीन लॉकडाउन। सिंध ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैसले पर लब्बैक कहा। आज वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि वो भी पीर से नरमी शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो हफ्ता इतवार की शर्त है, हफ्ता इतवार को सिंध में सब कुछ बंद रहेगा। अब गेंद अवाम के कोर्ट में आ चुकी है। मुल्क खुला रहेगा या फिर बारह दिगर बंद हो जाएगा, इसका तयन अवाम ही करेंगे। सो एहतियात ही में बचत है, मगर नैब केसेस से शहबाज शरीफ की बचत नहीं हो पा रही। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के खिलाफ नैब ने एक और केस बना लिया है। सदर मंडी को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस पर सवालनामा थमा दिया है। देखते हैं कि पेशी कब होती है, लेकिन पेशी तो शायद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर की भी होने वाली है। आटा चीनी तहकीकाती कमीशन ने दोनों की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलाकात का संदेशा भेज दिया है। यूँ आटा चीनी तहकीकाती कमीशन भी फाल नजर आ रहा है, और कोरोना के मईशत पर मुज़र असरात कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा फाल है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ने लोगों को रोजगार और कारोबार बचाने में जुटा हुआ है, और बेहतरीन इक़दामात का सिलसिला रोज बरोज तेजतर होता जा रहा है। आज के इनसाइट में इन मौज़ूआत पर बात होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सैयद समर हसनैन और सीनियर तजियाकार और सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। मगर आगाज़ गुफ्तगू करेंगे सैयद समर हसनैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हालिया दिनों में 3 इंतहाई अहम पॉलिसीज़ भी अपनी मुतारिफ करवाई हैं। 3 नई स्कीम्स हैं जो कि लोगों को बेरोजगार से बचाने के लिए कर्जे मौखर करने की स्कीम भी है, और अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर इन्होंने रिस्क शेयरिंग का भी मैकेनिज्म बना लिया है। इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या फीडबैक है, बैंक्स की जानिब से किस तरह का रिलेशनशिप है कि बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्टेट बैंक इसके अलावा मजीद क्या कर रहा है, इन तमाम मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे। सैयद समर हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। समर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। समर साहब, टू बिगिन विद, सबसे बड़ा जो आप लोगों ने एक अच्छा जो स्टेप किया है, एक स्कीम अनाउंस की है कि लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए कि आप 4 और 5% पे इंटरेस्ट पे लोगों को दे रहे हैं चीज़ें। ये स्कीम अभी 10 अप्रैल को अनाउंस हुई है। अब तक इसकी क्या स्टेटस है, कितने लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पब्लिक चैनल का जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वसातत से जो है हम अपना पैगाम नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं। मैं बिल्कुल अभी आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँगा। सिर्फ एक करेक्शन ये कर दूँगा कि जो आपने रेट की बात की है, एक्चुअली अगर आप रेट देखें तो जो टैक्स पेयर्स हैं इनके लिए रेट अब ये 3% एंड यूज़र रेट हो गया, जिसमें स्टेट बैंक सिर्फ 0% पे देता है बैंकों को, और मैक्सिमम स्प्रेड 3% का है। तो एक्चुअल जो जा रहा होता है वो 3% से भी कम पर जा रहा होता है टैक्स पेयर्स के लिए। तो सिर्फ ये एक बात थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 अप्रैल को हमने ये स्कीम शुरू कर दी थी, लेकिन देखें शुरू के चंद दिन जो होते हैं वो उसके प्रोसीजर्स में जा रहे होते हैं, उसकी लिमिट्स एलोकेशन वगैरह के अंदर होते हैं, और बैंक अपनी तरफ से तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जो नंबर्स मेरे पास हैं और जो मैं आपके साथ पहली मरतबा शेयर कर रहा हूँ यहाँ ऑन एयर, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हमारे पास अब तक जो 30 अप्रैल की जो हमारे पास डेटा है वो 30 अप्रैल का है। 30 अप्रैल का विच मीन्स के लास्ट फ्राइडे को इस स्कीम के अंदर 1130 कंपनियों ने, 1130 बिजनेसेस ने इसके अंदर लोन के लिए अप्लाई कर लिया है बैंकों के पास, और उन्होंने जिस लोन के लिए अप्लाई किया है उसकी अमाउंट जो है वो 90 अरब रुपए है। और जो इसके जिन मुलाजमीन के लिए यानी जिनकी जॉब्स बचाने के लिए ये अमाउंट रिक्वेस्ट की गई है उनकी तादाद 8.5 लाख है, 8.5 लाख मुलाजमीन। और इसमें से जैसे आपने मुझसे पूछा कि इसमें से कितने की जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं या बैंकों ने सैंक्शन कर दिया है, तो 1130 में से 209 कंपनियों का जो लोन्स हैं वो बैंकों ने अप्रूव कर दिए हैं, सैंक्शन कर दिए हैं, और इस सैंक्शन की जो अमाउंट है वो 23 अरब रुपए है। और जो एम्प्लॉइज इससे कवर हो रहे हैं वो एम्प्लॉइज तकरीबन 2,20,000 हैं, यानी 2,20,000 एम्प्लॉइज़ के लिए बैंकों ने ऑलरेडी ये लोन सैंक्शन कर दिए हैं, और अब वो इस हफ्ते उसके डिसबर्समेंट के प्रोसेस के अंदर हैं। जो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब इस हफ्ते की फिगर्स आएंगी तो इंशाल्लाह वो आपके पास डिसबर्समेंट की फिगर्स भी आ रही होंगी। 2,20,000 ख़ानदान अब तक
उसकी सेंक्शंस की वजह से इंशाल्लाह जो है उनकी जो रोज़गार है, उनके जो लोग हैं, उनके रोज़गार बच जाएंगे। जबकि टोटल जो अमाउंट जिसके लिए अप्लाई किया गया है वो जिस तरह मैंने बताया तकरीबन 8.5 लाख का है। और मेरी अपनी तवक्कुआत हैं और जो हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टेट बैंक में, वो हमें लगता ये है कि ये तादाद जो है ये इस हफ्ते और अगले हफ्ते जाके ये मिलियंस के अंदर पहुंच जाएगी। अच्छा समर साहब, रिजेक्शन का रेट क्या है? कितने लोगों को रिजेक्ट किया गया? 1130 कंपनियों ने किया है, 209 को मिला हुआ है, तो रिजेक्शन अभी हुई है, उसका कोई फिगर है? जी देखिए, रिजेक्शन इसमें बहुत कम है। उसकी मैं बुनियादी आपको वजह बता दूं। रिजेक्शन तकरीबन इस वक्त जैसे जो मैं आपसे बता रहा हूं कि 1130 कंपनियों का अप्रूव किया है, तो जो अप्लाई किया है तकरीबन वो 1150 कंपनियों ने किया था। और उसकी मैं आपको रीज़न बता दूं रिजेक्शन की, क्योंकि एक जो तनकीद हो रही थी, शुरू में भी होती थी, कि बैंक आम तौर पर जो है एंटरटेन करने के अंदर इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। आम तौर पे हमारी स्कीम के अंदर हमने ये देखा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने इस दफ़ा स्कीम में ये किया है कि हर वो लोन जो अप्लाई हो जाएगा, अगर बैंक उसको रिजेक्ट करता है तो उसको रिजेक्शन की रीज़न हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देनी पड़ेंगी। तो मेरे पास अगर कोई 30 कंपनीज या 20 या 30 कंपनीज की अगर रिजेक्शन है, तो उनकी एग्जैक्ट रीज़न मुझे पता है कि किस किस बुनियाद पे उनको रिजेक्ट किया गया है। और उनकी जो सबसे बुनियादी रीज़न होती है वो ये होती है कि वहाँ उनके पास, बैंक्स के पास, वो समझ रहे होते हैं कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, कोलेटरल या सिक्योरिटी का इशू हो रहा होता है, इसलिए वो जो है वो वहाँ उसको रिजेक्ट करे। तो या फिर ये होता है कि वो आमतौर पर उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी नहीं है, पहले वो नॉन परफॉर्मिंग थे, बैड लोन्स थे, पहले उनके साथ जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं थी, वो रीज़न थी। वरना अदरवाइज अगर हम देखें तो इसके अंदर रिजेक्शन रेशियो जो है वो बहुत कम है। देखिए ये तो बड़ा, और मैं अभी इसको आगे चल के लिंक लिंक करूंगा इसको कि ये तादाद जो है कम क्यों है और ये तादाद कैसे बढ़ेगी, ये मैं अभी आगे इसको बयान करूंगा जब हम रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी के ऊपर आएंगे। जी बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। लेकिन पहले मैं जो रिजेक्शन है, जिस तरह आप देखिए अब स्टेट बैंक की तरफ से स्कीम थी, पहले भी बैंकिंग के बारे में ये था कि बैंकिंग का शोबा ना थोड़ा सा रिलक्टेंट था। बिहाइंड द सीन जो आप बातें हैं, जो रूमर्स आपको आती हैं ना, जो चेमोगोइयाँ होती हैं, उसमें था कि यार कि दे वर नॉट वेरी कीन ऑन इट कि खामखा का एक्सपोजर हम लें। तो इसके लिए स्टेट बैंक क्या कर रहा है कि बैंक्स दे शुड फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट। देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए मैं पहले अपफ्रंट आपको बता दूं कि बैंक इस सिलसिले में हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक मैकेनिज्म है। देखिए वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म ये है कि हम डेली बेसिस के ऊपर बैंकों के साथ इन टच हैं। हमारे पास उनके जो हेड ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं, हेड ऑफ रिटेलर्स हैं, रिटेल के हेड जो हैं, उनके जो कॉर्पोरेट कमर्शियल के एसएमईज के हेड हैं, उनसे हम हर हफ्ते मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि क्या मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि हमारे पास एक जो ईमेल एड्रेस है डेडिकेटेड, जो कि मैं प्रोग्राम के आखिर के अंदर आपको बताऊंगा, और एक नंबर है, उसके ऊपर हमने इस स्कीम के साथ ही ये बिल्ट इन फीचर है कि अगर कोई बिजनेस को बैंक से कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई कंप्लेंट है, तो आप बगैर किसी झिझक के हमें उसको रिपोर्ट करें, हमारे पास ईमेल करें। हम डेली बेसिस पर उन ईमेल्स को और उन नंबर्स को देख रहे हैं, जिसके बाद फिर हम बैंकों से इन टच होते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नर स्टेट बैंक के डॉक्टर बाकर रजा, वो भी जो है वो तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट्स के साथ इन टच हैं इस स्कीम के हवाले से। ये उनकी एक बहुत ही अहम स्कीम है और फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो हम डेली बेसिस पर इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि बैंकों की तरफ से इस सिलसिले के अंदर अगर कोई रुकावट पेश आ रही है तो हमें बताएं। मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि हमने तो एक स्टेप और आगे चले गए। हमने ये कहा है कि अगर बिजनेसेस को छोड़ दें, अगर एम्प्लॉइज बिजनेसेस के वो समझ रहे हैं कि उनको निकाला जा रहा है, उनकी रोजगार खतरे के अंदर है, तो और वो जाकर अपने बिजनेस के ओनर्स को, उनके मालकान को बताएं कि देखिए ये एक स्कीम मौजूद है स्टेट बैंक की, जिस पर इतने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पर आपकी फैसिलिटी ले सकते हैं। और अगर वो समझते हैं कि उनको वहां से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उनके पास ये एक्सेस हासिल है कि वो इसके ऊपर हमें कांटेक्ट करें और हमें इस किस्म की कंप्लेंट्स रिसीव हो रही है, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। समर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात की कि एम्प्लॉयज़ खुद भी जा सकते हैं, करें, स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन जो बैंकों का रोल है, अब देखिए आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया ना, कि जो आपने कहा रिजेक्शन की वजह थी कि कोलेटरल नहीं थे, डेट, इसको तो सिंप्लीफाई करना चाहिए था। बल्कि बैंकों को तो देखिए 10 से 15 साल का रिलेशन होता है, 15 साल रिलेशन होता है क्लाइंट्स के साथ, इनको तो वैसे ही दे देना चाहिए था। मकसद फैसिलिटेशन था, तो इसको और कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो बैंक जो बिजनेसेस अप्रोच कर रहे हैं बैंकों के पास, जिसके अंदर मीडियम साइज बिजनेसेस भी हैं और लार्ज बिजनेसेस भी हैं,
उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही बैंकों के साथ। और उसकी मैं आपको रीज़न बता दूं, उसके अंदर किसी और को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी आपको रीज़न बड़े क्लियरली बता दूं। उसकी वजह यह कि इन बिजनेसेस का, जो मैं बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, उन बिजनेसेस का ऑलरेडी बैंकों के साथ रिलेशनशिप है। जैसे आपने कहा 20-25 साल से उनकी रिलेशनशिप है, उनकी लिमिट्स अवेलेबल हैं, उनकी रीफाइनेंस की जो लिमिट्स हैं, उनकी रनिंग फाइनेंस लिमिट्स अवेलेबल हैं। और वो लिमिट्स इसलिए अब अनयूटिलाइज पड़ी हुई हैं क्योंकि इस वक्त बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, अपने फुल फ्लैज काम नहीं कर रहे, तो वो लिमिट्स खाली हैं। तो वहां तो एक्चुअली कोई इशू है ही नहीं। यही वजह है कि आपने देखा है कि बैंक को सिर्फ क्या करना है कि उन लिमिट्स को रीअलोकेट कर देना है एक जगह से हमारी स्कीम के अंदर। वो कोई एडिशनल कोलैटरल नहीं मांग रहे, कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं मांग रहे। यही वजह है कि आपने देखा है कि तकरीबन 100 बिलियन के करीब की जो है वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। असल मसला देखें क्या है, मैं आपको बताऊं। और जो आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी तस्करा किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो बड़ा एक आज का मेरा एक अहम मैसेज है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, छोटे। देखिए मसला क्या था, जब हमने डेटा देखा तो हमें महसूस ये हुआ कि जो SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और मैं जरा उनकी तारीफ कर दूं कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं। ऐसे इंटरप्राइजेस जिनके एम्प्लॉयज की तादाद मैक्सिमम 250 तक हो सकती है और जिनका साल का टर्नओवर मैक्सिमम 800 मिलियन तक, ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है। इन SMEs को इस वेजेस स्कीम के अलावा भी जनरली भी अगर आप पाकिस्तान में देखें तो टोटल जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है उसका सिर्फ 7 से 8% SMEs को मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। उसकी बुनियादी रीज़न ये होती है कि बैंक ये समझ रहे होते हैं कि यहाँ अगर वो फाइनेंसिंग करते हैं तो रिस्क है, और वो इसलिए समझ रहे होते हैं क्योंकि SMEs के पास देने के लिए कोलेट्रल या सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती, या कम सिक्योरिटी होती है, या कम कोलेट्रल होता है। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि हमारी इस वेजेस स्कीम के लिए जो SMEs हैं या छोटे कॉर्पोरेट्स हैं जिनका मैक्सिमम टर्नओवर जो है वो साल का 2 बिलियन तक का है और जिनके पास कोलेट्रल सफिशिएंट मौजूद नहीं है, वो किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं हमारी स्कीम से। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ फंड्स एलोकेट कर दें, और ताकि उन फंड्स की बेस के ऊपर गवर्नमेंट गारंटी कर सके कि अगर बैंक एक लोन देता है एक SME को, एक छोटे कारोबार को अगर लोन देता है और अगर डिफॉल्ट होता है तो उस डिफॉल्ट के अंदर गवर्नमेंट उसको शेयर करे। तो मुझे बताते हुए आपको ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बहुत ही जेनरसली और बहुत ही क्विकली इसको रिस्पॉन्ड किया हमारी रिक्वेस्ट को। ECC ने सिर्फ चंद दिन के अंदर और अगले दिन ही फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, और ये रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी कहलाती है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाह रहा हूं कि इस रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी का मकसद क्या है कि अगर बैंक ने लोन्स दिए हैं SMEs को, या जिनका मैंने कहा है कि टर्नओवर 2 बिलियन तक का साल का टर्नओवर है, अगर लोन दिए हैं और उस पोर्टफोलियो पर लॉस होता है बैंक को, तो 40% तक ये लॉस ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। ये बहुत जनरस ऑफर है, एक बहुत जनरस स्कीम का ये फीचर है। यानी अगर बैंकों को 40% तक SMEs के या छोटे कारोबार में को लैंड करने में इस स्कीम के तहत लॉस होता है तो वो लॉस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अरब रुपए भी रख लिया। देखिए इसमें तो ये होना चाहिए कि रोकना ही नहीं चाहिए ना। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है कोरोना के बाद, अगर ये कारोबार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, मकसद देखे ना, बॉटम लाइन है बेरोजगारी से बचाना। तो इसमें तो जब गवर्नमेंट भी आ गई है तो किसी को मना तो करना ही नहीं चाहिए, सबको दे देना चाहिए। तो फिर ये क्यों रिजेक्शन का भी 1% भी रिजेक्शन क्यों हो? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो देखिए मैं पहले वजाहत कर दूं कि ये बंद होने वाली चीज तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम देखें ये कह रहे हैं कि ये स्कीम 6 मई को आई है। 6 मई से कोई भी बैंक इस स्कीम के तहत अगर कोई कारोबार चाहता है, छोटा कारोबार जिसको बैंक कहते हैं कि आम हालात में जिसको बैंक कह रहे थे कि कोलेट्रल नहीं है आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो बैंक के पास जाकर इस स्कीम के हवाले से 6 मई से अप्लाई कर सकता है। और ये 6 मई से जब तक के 3 महीने के लिए स्कीम अवेलेबल है, जून तक की वेजेस के हवाले से वो अप्लाई करके उसको अवेल कर सकता है। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई किया हो, क्योंकि ये तो 6 मई को आई है, अगर आपने अप्लाई किया हो अप्रैल के एंड में, क्योंकि 10 अप्रैल को स्कीम आई थी ना, तो क्या दोबारा से करना पड़ेगा या फिर 6 मई के बाद अगर अभी तक प्रोसेस अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा? नहीं, देखें दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि जो रिस्क शेयरिंग की बात है, 40% रिस्क शेयरिंग वाली बात है, और एक दूसरी वेजेस स्कीम जनरल के हवाले से। देखें वेजेस स्कीम जनरल के हवाले से तो यह है कि हमने पहले भी ये कहा था कि किसी ने अगर अप्रैल के अंदर अप्लाई किया हुआ है और उसको अगर नहीं उसके अंदर उसके लोन प्रोसेस होने में देर लगती है तो और वो सैलरी अपनी पे कर दे
और मई के अंदर भी बैंक उसको सैंक्शन कर देंगे, उसको अप्रूव कर देंगे, यानी इसको रीएम्बर्स कर देंगे। तो वो तो फैसिलिटेशन ऑलरेडी मौजूद है। ये जो 40% रिस्क शेयरिंग वाली फैसिलिटी है, ये तो एक्चुअली आई ही इसलिए है कि वो लोग जिनका लोन अप्रूव ही नहीं हो सका, यानी अभी तक उनका लोन इसलिए अप्रूव नहीं हो सका होगा कि उनके पास कोलैटरल मौजूद नहीं था, सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। तो अगर वो उन्होंने पहले भी अप्लाई किया था और लोन सैंक्शन नहीं हो सका, तो वो इस स्कीम से बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, वो भी उठा सकते हैं, और जो नए आने वाले हैं वो भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। यानी मकसद जो है लोगों को बेरोजगारी, कारोबार बंद ना हो करें। लेकिन बैंक्स की तरफ से भी अब ये चीज़ है, आपने कहा सिंप्लीफाई हो गया, रिस्क शेयरिंग भी आ गई है, लेकिन स्टिल दे आर आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, फलाना सिक्योरिटी, फलाना कागज कम है। यानी अगर आपका इतना पुराना रिलेशन है किसी के साथ, फिर भी वो नए कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो आपसे कागज उसी तरह मांग रहे हैं, तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? हाँ देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ थोड़ी सी वजाहत कर दूं इसको कि जो एसएमईज हैं उनके लिए आपको ये बताती हूँ, खुशी महसूस हो रही है मुझे कि हमने क्या किया कि देखिए उनका जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म था वो 6-6, 8-8, 10-10 पेजेस का हुआ करता था। हमने उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 पेज का इस स्कीम के लिए कर दिया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मिनिमम कर दिए, स्टैंडर्डाइज कर दिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक जो बिजनेस है और खासतौर पर छोटे बिजनेस, वो अगर जाएं और फिर बैंक उनसे कुछ चीजें मांगे, फिर दोबारा कहे कि आप मजीद ये चीजें लेके आए, उस सब चीज को खत्म करने के लिए हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप मांगेंगे। लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी सिंप्लीफाई करके उनसे कहा है कि एक ही दफा ले लें। और मैं आपको ये बताऊं कि हमने 15 दिन का वक्त दिया है। अगर 15 दिन के अंदर ये इसके ऊपर फैसला नहीं होता तमाम डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों को पेनलाइज भी करेगा, पेनल्टीज भी लगेंगी इसके अंदर। अच्छा, और जो आप बात कह रहे हैं कि जिनके साथ पहले की रिलेशनशिप है, देखिए वहां ये इशू होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो कंप्लेंट्स नहीं है। मेरे पास जो कंप्लेंट्स ज्यादातर आ रही हैं वो एसएमईज की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि जिनके साथ पुराने रिलेशनशिप हैं वहां तो बैंक को ना तो एडिशनल कोलैटरल की जरूरत होनी चाहिए, ना सिक्योरिटी की जरूरत होनी चाहिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी सही मौजूद है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपको करना क्या है, बैंक को सिर्फ ये करना है कि आपको उनकी एग्जिस्टिंग अनयूटिलाइज लिमिट्स जो कि किसी और खाते में रखी हुई हैं और इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकी क्योंकि कारोबार कम हो गया है या बंद हो गया है, उनको सिर्फ आपको रीअलोकेट करना होगा वेजेस की स्कीम के तहत। बड़ी कंपनियां, उनको कोई इशू नहीं आ रहा। देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पिछले 2 साल में अंडर प्रेशर आए हुए थे कि अभी तो कोरोना आया ना, कोरोना से पहले भी कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अंडर प्रेशर थी, वहां पे उनके कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ना, जिसकी वजह से अब बैंक को फायदा उठा रहे हैं, ज़ाहिर कह रहे हैं कि अब जब भी नीचे आए हैं तो कुछ कर रहे ही नहीं है। तो पुराना 10 साल का रिकॉर्ड छोड़कर पिछला 5-6 महीने या साल का जो बुरा रिकॉर्ड है उसकी बेसिस पे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो वो वाली इसके मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, जो क्लियर है वहां पे तो कोई इशू है ही नहीं। मैं इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें ये ऑन एयर जा रहा है और तमाम बिजनेसेस और जनरल पब्लिक भी इसको सुन रही है। देखें, हमने इसके अंदर ये भी कहा है कि अगर किसी की हिस्ट्री से फॉर एग्जांपल वो एनपीएल हो जाता है और सीआईबी के अंदर अगर रिपोर्ट हो रहा है तो इसकी बुनियाद पर भी मना ना करें। देखें, सीआईबी के अंदर डिफॉल्ट या एनपीएल ये बैंक के लिए लाजमी नहीं है कि वो उनको रिजेक्ट करे। अगर वो समझता है कि उसके पास सिक्योरिटी बेहतर मौजूद है, कोलैटरल बेहतर मौजूद है और वो रिस्क ले सकता है, तो वो उस हिस्ट्री के बावजूद भी कर सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि वो उसका ताल्लुक भी बहुत अहम है, और छोटे कारोबार जिस तरह आपने कहा कि जिनको पहले नहीं बैंक दे रहा था, और मैंने कहा कि सिर्फ एसएमईज को 8% या 7% टोटल प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का देता है, उनके लिए आपको याद होगा कि हमने 22 अप्रैल को एक और फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई है। पहली मरतबा पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने अपनी हिस्ट्री में जो कॉर्पोरेट गारंटीज हैं उनको भी एक्सेप्टेबल कोलैटरल के तौर पे अलाउ कर दिया। मैं आपको वजाहत कर दूं कॉर्पोरेट गारंटी क्या है, कि बड़े बिजनेसेस की अगर उनके वेंडर्स हैं, उनके सप्लायर्स हैं, उनको फाइनेंसिंग चाहिए अपने एम्प्लॉयज को बचाने के लिए, तो वो बैंक के पास जाएं, और अगर बैंक कहता है कि नहीं हम आपके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, तो वो क्या कर सकते हैं कि जिनके वेंडर्स हैं या जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बैंक गारंटी ना दें, वो बड़े कॉर्पोरेट, वो सिर्फ अपनी कॉर्पोरेट गारंटी इशू कर दें। इसकी बुनियाद पर हमने इसको एज एन एक्सेप्टेबल कोलैटरल मान लिया है और हमने बैंकों से कहा है कि वो फाइनेंसिंग इसकी बुनियाद पर कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी आइडियल सूरत हाल बन रही है। एक वेंडर एसएमई 40% उसका रिस्क एब्जॉर्ब हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है जो उसने अपनी फैसिलिटी दी है रिस्क शेयरिंग की, और बाकी उसका कॉर्पोरेट गारंटी के साथ, और कुछ थोड़ा बहुत जो उसका कोलैटरल होगा वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। एक आखिरी चीज में इस बारे में, इससे पहले कि दूसरे मौजू की तरफ जाएं, एक और बताना चाहूंगा कि देखें, अभी कल ही एक आपने अखबार में भी पढ़ा होगा और चैनल्स में भी, कि कल एक कोलैटरल रजिस्ट्री का भी इफ्तिताह कर दिया गया एससीसीपी के अंदर। ये कोलैटरल रजिस्ट्री क्या कर रही है कि जो छोटे कारोबार हैं,
रिटेलर्स खास तौर पर, दुकानें, शॉप्स जिनके पास तो कोई और एसेट है ही नहीं अपना कोलेट्रल रखने के तौर पर, तो उनके जो मूवेबल एसेट्स हैं उन पर भी चार्ज क्रिएट करके अब बैंक जो है, और उसके चार्ज क्रिएशन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री है SECP के पास, वहां वो एट ए क्लिक ऑफ कंप्यूटर बटन वो चंद चीजें इंफॉर्मेशन फिल इन करें, वो उस रजिस्ट्री में जाएगा और तमाम बैंकों के पास, बैंकों को ये एज ए कोलेट्रल, एक्सेप्टेबल कोलेट्रल है। इसके सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर इशू कर दिया है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उस निचले तबके को भी, उस वल्नरेबल सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि अगले हफ्ते जब हम नंबर शेयर कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, फिर एक और स्कीम थी आप डेफरमेंट की, उसमें क्या रिस्पांस आया है कि जो कर्जों को मौखर करने की, रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात थी कि जो जारी बात है बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिटेल्स हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने सवाल भी कर लिया। देखें, इसके लिए मैं दोनों नंबर बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल चूंकि अब हमारे पास जितनी अमाउंट डिसबर्स हो चुकी है, जो डेफर हो चुकी है, उसके नंबर भी आ गए हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 4.25 लाख बोरोवर्स ने इसके अंदर अप्लाई किया था, और जो उनका आउटस्टैंडिंग लोन था वो 1.5 ट्रिलियन था, 1.5 ट्रिलियन, और इसके अगेंस्ट तकरीबन 4 लाख, प्रिसाइजली अगर आप एग्जैक्ट नंबर मुझसे पूछेंगे तो 3,90,000 बोरोवर्स का प्रिंसिपल जो कि अमाउंट बनता है 300 अरब रुपए, वो एक्चुअली डेफर किया जा चुका है। 300 अरब रुपए का अमाउंट जो है प्रिंसिपल का, वो इन बोरोवर्स का डेफर हो चुका है। इसके अलावा तकरीबन 40 अरब, प्रिसाइज अगर हम नंबर मुझसे पूछेंगे 38 अरब रुपए की रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग भी हो चुकी है उन लोगों की जो कि मार्कअप भी नहीं दे सकते। और मुझे आपको ये बताती हुई बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर अगर आप तादाद के अंदर पूछेंगे तो वो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स का है, यानी वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड्स की हम बात कर रहे होते हैं, वो तबका की हम जो बात कर रहे थे जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, वहाँ प्रिंसिपल डेफरमेंट भी बहुत अच्छी हमें नजर आ रही है और रीशेड्यूलिंग भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो ये नंबर जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। और ये एक कदगन आप लोगों ने लगाई हुई है, वो है 31 दिसंबर की, कि 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसको क्यों ना पीछे लेकर चले जाएं, क्योंकि बिजनेस तो पहले से स्ट्रगल कर रहे थे। कोई ऐसी स्कीम ज़ेर गौर है कि इसको जाके ज़्यादा लोग इंक्लूड हो जाएं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखें, चूंकि असल में अगर आप देखें ना तो कारोबार पे जो इम्पैक्ट आया है कोरोना का, तो वो तो आप अगर देखें तो वो जनवरी के बाद आ रहा था, फरवरी के अंदर, फरवरी में प्रिसाइजली बहुत हो गया था, जनवरी से आना शुरू हो गया था। तो उस एतबार से देखें तो 31 दिसंबर तक तो नॉर्मली जो डोमेस्टिक अगर आप बिजनेस देखेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेसेस के अंदर वो मसाइल नहीं थे जो कि जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर कुछ ममालिक के अंदर जो ऑर्डर्स वगैरह थे, वहां जो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे, तो उसको जरूर देखा जा सकता है उसके अंदर कि अगर वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट के हवाले से कि अगर फाइनेंसिंग ली हुई है और उसका इंपैक्ट जो है वो आगे चलकर आ रहा है, तो वो ऐसी चीज है जिसके ऊपर जरूर गौर किया जा सकता है। और मैं आपको एक चीज वजाहत कर दूं कि अगर ना करें, अगर आप लोग इंटरवीन ना करें, बहुत अच्छे इकदाम स्टेट बैंक के जो स्कीम्स आप लोगों ने मल्टीपल की है, यानी एक तरह से एक इंजेक्शन आप लोगों ने दे दिया ना कि और लोगों को गिरने से बचा दिया। लेकिन जो मुसलसल इदारे गिर रहे थे, बुरे हालात थे, वो अगर इसमें अगर आ जाते हैं तो उनका सर्वाइवल हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज दे आर बाउंड टू कोलैप्स। ये तो पूरे बंद होना शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भी नहीं आएगा, लोन भी नहीं हो रहा है, बाकी भी उनकी क्रेडिट रेटिंग भी खराब है। तो एक मौका उनको आखिरी दे दें ताकि स्ट्रीमलाइन हो जाए, लोग और कारोबार और इकोनॉमी, मईशत का पहिया एक दफा फिर चलेगा। मैं आपको इस सिलसिले में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आपको याद होगा कि डॉक्टर रज़ा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक का जो था स्टेटमेंट इसके ऊपर ऑफिशियल, वो कई दफ़ा कह चुके हैं इस बात पर भी, और मैं सिर्फ वो दोहराऊंगा कि इनमें से कोई भी स्कीम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर चीज को डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा है। अगर हम समझते हैं, और यही वजह है कि अगर देखें सिर्फ इवन वेजेस वाली स्कीम में अगर आप देखें तो 10 अप्रैल को इशू की थी, 22 अप्रैल को हमने 10 दिन के 12 दिन के अंदर हमने पहली इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स कर दी, रेट कम कर दिया इसके अंदर। और इस तरह कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। हम बिल्कुल हालात का जायजा ले रहे हैं, और अगर हम समझते हैं कि इसके अंदर मजीद जरूरत पेश आएगी किसी किस्म की तब्दीली की और इसके अंदर किसी किस्म की बेहतरी की, तो हम जरूर करेंगे। और इस सिलसिले में हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अपने नाज़रीन के तवस्सुत से अगर कोई फीडबैक मिल रहा हो तो वो फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाएं, और उसके लिए आप मुझको भी बराह रास्त वो दे सकते हैं, और वो फीडबैक के लिए वो हमारा ईमेल एड्रेस और वो फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग अवेलेबल भी आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास भी
अब जैसे प्रोग्राम करते हैं ना, फीडबैक बहुत आना शुरू होता है, तो हम आपको इंक्लूड करेंगे। अब फ्रंट लाइन पे हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना की फाइट में, हॉस्पिटल्स के लिए स्टेट बैंक ने भी काफ़ी सोच रहा है, गौर फिक्र भी हो रही है, तो उसके लिए क्या स्कीम मुतारिफ हुई है हॉस्पिटल्स के लिए स्पेसिफिकली? एक तो लिमिट बढ़ाई है आप लोगों ने। जी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हॉस्पिटल्स के लिए जो स्कीम की है वो भी आपको पता है कि मैंने वो स्कीम हमने इंतहाई कम रेट के ऊपर की है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 0% पर वो देता है बैंकों को, और बैंक उसका एंड यूजर रेट जो है वो 3% है। मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये एंड यूजर रेट में 3% कह तो रहा हूं और हमने अपनी स्कीम में रखा है, लेकिन जब हमने रिजल्ट देखे हैं तो बैंक हमें ऐसे नजर आए कि एंड यूजर रेट भी 0% पे दे रहे हैं, यानी वो रिस्क 0% पे दे रहे हैं। मीज़ान बैंक इस सिलसिले के अंदर बहुत आगे है, हबीब बैंक भी और दूसरे बैंक भी हैं। अच्छा, इस स्कीम के अंदर हमने इसकी, ताकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अक्रॉस पूरे फैले हुए हैं, उनको एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि अपने एक से कई ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ रही होती है फाइनेंसिंग की, तो हमारे पास ये फीडबैक आ रहा था जिसकी वजह से हमने इसकी लिमिट भी बढ़ाई है। जो पहले 200 मिलियन थी वो हमने 500 मिलियन की है। मेरे पास 30 अप्रैल की फिगर्स मौजूद हैं, नंबर मौजूद हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। बैंकों ने 5.7 अरब रुपए की अप्लाई की है हॉस्पिटल्स के लिए। ये 21, इसमें से 21 हॉस्पिटल्स की दरखास्तें मंजूर हो गई हैं, यानी अप्रूव हो गई हैं, सैंक्शन हो गई हैं। इनके लिए जो अमाउंट है वो 3.73, यानी ये तकरीबन 3.25 अरब रुपए बैंकों ने सैंक्शन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। और मैंने जिस तरह कहा कि इसके अंदर अगर आप डिसबर्समेंट के नंबर मुझसे पूछेंगे तो वो शायद जब इस हफ्ते की फिगर्स आएंगी तो वो उसमें आना शुरू हो जाएगा। देखिए, डिसबर्समेंट में तीनों स्कीम जिससे पहले मैंने बताई थी, बल्कि चूंकि डेफरमेंट वाली में तो एक्चुअली हो भी चुका है, जो मैंने वेजेस वाली में बताया था, और इसके अंदर डिसबर्समेंट की फिगर्स, एक्चुअल जो डिसबर्समेंट की फिगर है वो आपको इस हफ्ते आपको नजर आना शुरू होंगी, क्योंकि बैंकों ने जो उनका पहले के शुरू के 2 हफ्ते होते हैं वो प्रोसेस इसके लिए हो रहा होता है कि उसके अंदर वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। वो वक्त ख्वाहिश ये है कि ईद से पहले लोगों को मिल जाए, अभी तक मिले नहीं है, लेकिन ईद से पहले जिस तरह आप कह रहे हैं इंशाल्लाह तो हो जाएगा। लेकिन इस ईद पे कोई नए नोट भी नहीं आ रहे, स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है, तो इस दफा पुराने नोटों के साथ ईदी देनी पड़ेगी। देखें, मैं सिर्फ में ये कहूँगा कि वो नए नोटों के अंदर जो बुनियादी एक मसला पेश आ रहा था वो ये था कि वो आपको पता है कि हर जगह जो लाइनें लग रही होती हैं और उसके अंदर फिर वो जो सोशल डिस्टेंसेस के इश्यूज हैं उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं था। आपने कभी अगर देखा होगा, बल्कि मैंने देखा है कुछ प्रोग्राम रन किए गए थे कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी कितनी कितनी लंबी लाइनें लग रही होती हैं, तो वो उस तमाम चीज़ों को कोविड की उस सूरत हाल के पेश नज़र जो था, और बैंकों के अंदर भी लग रही होती हैं, उस पेश नज़र, उसके पेश नज़र ये जो थे वो नोट जो है नए नोट इस दफ़ा नहीं इशू किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयद समर हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये माइक्रो फाइनेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी ये देखते हैं, और डेवलपमेंट फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूट है उनको भी ये हेड करते हैं। स्कीम के हवाले से भी उन्होंने बताया, आदाद शुमार भी दिए कि अब तक कितने लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं और आगे क्या होने वाला है। ये तो थे सैयद समर हसनैन। अब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर डॉक्टर मोईद पीरज़ादा हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ बात करेंगे सियासत की, कुछ बात करेंगे कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की एक अमली पे। एवरीथिंग आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजियाकार, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सियासत की भी आपसे बात करेंगे, जो 18वीं तरमीम की बहस है, साथ में नैब का भी है, मुस्लिम लीग क्यू की भी खफगी है, लेकिन पहले जो कोरोना का इशू है, जो लॉकडाउन या ना लॉकडाउन करना, और लॉकडाउन में अब जो मजीद जो फैसले हो गए नरमी करने के, इस बाबत आपसे बात करूंगा। आप हालिया दिनों में बड़े एक्टिव भी रहे, खुद भी आप इसमें शोज़ भी किए आपने, तो लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, और जो फैसला अब हो गया है कि लॉकडाउन में कमी करनी है, नरमी करनी है, इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना पेंडेमिक का मुकाबला करने की जिस किस्म की जंग पाकिस्तान में हो रही है, वो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए, अंडर डेवलप्ड, अंडर रिसोर्स मुल्क के लिए, जहां पर उस किस्म की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट नहीं करती, किसी भी चीज़ में नहीं करती, ये खासा बड़ा चैलेंज है। जो गुज़िश्ता 70 बरस में अगर हमने कभी जंगें लड़ी भी हैं, 1965 की या 71 की या कारगिल की लड़ी है, वो तो हमने बॉर्डर्स पे लड़ी हैं, ये टेलीविजन स्क्रीन पे देखी हैं। उससे हमारी पॉपुलेशन जो है इस तरह से मुतासर नहीं हुई। हमें सड़क गली गली करिया महल्ला जो है चीज़ों को मैनेज कभी करना पड़ा ही नहीं है इन बुनियाद पर। तो ज़ाहिर एक बहुत ही मुश्किल किस्म की ये जद्दोजहद है।
वफाकी हुकूमत के लिए भी और सूबाई हुकूमतों के लिए भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंसेस, अगर आप आज मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो बहुत ही तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोई तकरीबन 3 और 4 बजे के दरमियान, तो वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी फैसले हो रहे हैं वो इन कंसल्टेशन हो रहे हैं, मतलब मिल के फैसले किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा जुर्रतमंदाना यानी स्टेप उठाया है, बोल्ड डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उनके साथ सूबाई हुकूमतों ने कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको लॉकडाउन को ईज करें। अब उसमें जब तक पॉपुलेशन की, इदारों की, बिजनेसेस की, रिटेलर की, करियाना स्टोर की, उनकी एसोसिएशंस की, मीडिया की मदद नहीं होगी, कॉपरेशन नहीं होगी, तो ये बोल्ड इनिशिएटिव जो है ये सियासी तौर पर नाकाम भी हो सकता है। इसकी बड़ी कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, क्योंकि वही बेसिकली इसको लीड कर रहे हैं। बाकी सब तो यही कहेंगे कि अगर रेट ऑफ डेथ सडनली बढ़ जाता है, 2 दिन पहले 40 पे था फिर 35 पे आया है, तो हालांकि जो हमने मॉडल बना रखे थे वो ये थे कि रेट ऑफ डेथ जो है वो 19, 20, 25 तक रहेगा, लेकिन रेट ऑफ डेथ में इजाफा हुआ। अगर खुदा न खासा ये रेट ऑफ डेथ पाकिस्तान में 100 a day चला जाता है या उससे ज्यादा चला जाता है तो फिर इसकी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने कहा ना कंसल्टेशन से हो रहा है, बलूचिस्तान ने पहले ही अनाउंस कर दिया, पहले जब गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया उन्होंने कहा कि हम तो बढ़ा दिया 19 तक। सिंध गवर्नमेंट की रिलक्टेंस अब तो बिल्कुल ही सब अज़र मिन शम्स है कि सबको पता है कि दे आर नॉट कंप्लीटली ऑन बोर्ड। तो इस सारी सूरत हाल में सिर्फ पंजाब और वफाक ये एक साथ चल रहे हैं और केपी जारी बात है जहाँ पे हुकूमत है, तो ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है। वो इतनी नहीं है जितना हम इसको मीडिया में समझते हैं। मैंने एक पूरा दिन गुजारा था नेशनल कमांड एंड जो ऑपरेशनल सेंटर है एनसीओसी जिसे कहते हैं इस्लामाबाद में, सुबह 8:30 बजे से लेके कोई मैंने सारी उनकी प्रोसीडिंग देखी 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। देखिए वहां बड़ी ओपन डिस्कशन और डिबेट होती है। आज से 3 या 4 दिन पहले वफाक ने एनसीओसी के जरिए अपनी रिकमेंडेशंस, जो एनसीओसी की उस टीम ने जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट्स भी हैं, सिविल टॉप सिविल सर्वेंट्स भी हैं, उसमें प्लानर्स भी हैं, उसमें मिलिट्री के लोग भी हैं, उसमें सब कोऑर्डिनेशन के लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। वहां से जो सजेशंस दी गई थी सूबों को, वो बहुत सी सजेशंस थी। उसमें यह था कि हम इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, हम इंट्रा प्रोविंशियल ट्रेन सर्विस लॉन्च कर दें, हम एयर सर्विस जो है उसको इंट्रा प्रोविंशियल बिटवीन इस्लामाबाद कराची, इस्लामाबाद लाहौर, इस्लामाबाद कोयटा, पेशावर, उन सबको कनेक्ट करें मुल्तान वगैरह में। तो उसमें से कुछ सजेशंस थी जिन्हें सूबों ने माना, बहुत सी सजेशन थी जिन्हें सूबों ने नहीं माना। फॉर इंस्टेंस इंट्रा प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हम इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक ही शहर के अंदर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अंडर स्ट्रिक्ट एसओपीज ओपन करने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान ट्रांसपोर्ट खुलनी चाहिए। उन्होंने कहा ट्रेन सर्विस नहीं खुलनी चाहिए, उन्होंने कहा हवाई जहाज की सर्विस नहीं खुलनी चाहिए। इसी तरह ये सजेशन थी कि रात के 12 बजे तक जो रिटेल के एसेंशियल करियाना और रिटेल स्टोर्स हैं उनको रात के 12 बजे तक खोला जाए, लेकिन उस पर सूबों ने कहा, सिंध ने और बलूचिस्तान ने, कि उनको ना खोला जाए 5 बजे से आगे, बिकॉज फिर रफ्तारी के बाद बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। फिर उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने एक नई चीज निकाली है कि सुबह फजर से खोल दें जो खोलना चाहते हैं और उसको शाम के 5 बजे तक खोला रखें। तो बहुत सी चीजों को माना गया, फिर हर किस्म के बिजनेस को नहीं खोला गया। कंस्ट्रक्शन पे तमाम सूबों ने इतफाक कर लिया कि ठीक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप ओपन कर दें जहां पे है, लेकिन बहुत सी और इंडस्ट्री को ओपन ना करें। फिर ये कि जो नॉन एसेंशियल जो रिटेलर है वो हफ्ते में 2 दिन दुकान बंद रखेगा, जो एसेंशियल है वो 7 डेज जो है उसको खुला रखेगा। तो बहुत सी कंसल्टेशन भी है। मीडिया की नेचर और हैयत इस किस्म की है हमारी पाकिस्तान में, खैर पूरे साउथ एशिया में, कि हम डिफरेंस को पिक करते हैं बिकॉज डिफरेंस जो है वो हमें एक माइलेज देता है लोगों के इंटरेस्ट पैदा करने में। लेकिन असल में ऐसा झगड़ा है नहीं है इतना जितना मीडिया ने इसको बनाया हुआ है। अच्छा, आपने एनसीओसी का जिक्र भी किया, आप पूरा दिन आपने गुजारा और वहाँ पे मिलिट्री की भी प्रेजेंस है और सिविलियन भी है और टेक्नोक्रेट्स भी हैं। तो जो नया सेटअप आपको जो था, क्योंकि आप तो फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस है, तो कैसी वर्किंग स्मूथली हो रही थी, यानी ऑफ द कफ, यानी क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी उस सारी प्रोसेस के बारे में? देखिए बहुत ही स्मूथ थी। पहले तो ये समझना जरूरी, मैं इस पे लिखना भी चाहता हूं, मैंने प्रॉमिस भी बल्कि किया था एनसीओसी से कि मैं इस पे बारे में एक डिटेल लिखूंगा, बिकॉज मैंने देखा है कि पाकिस्तान में, मैं जब जा रहा था एनसीओसी में तो रात को मैंने रिसर्च की गूगल के ऊपर, मैंने देखा कि छोटी छोटी न्यूज स्टोरीज तो हैं, कुछ टेलीविजन एंकर हजरात ने 1-2 वहां जाके प्रोग्राम भी किए, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान की गूगल की जो स्पेस है
जो वेब स्पेस है उसके अंदर किसी किस्म की कोई फैक्चुअल रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं पाई जाती कि एनसीओसी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है क्या। देखिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान जैसी स्टेट की कि आपने उस तरह का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। जैसे अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा, खैर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और पता नहीं कितने डेकेड से चल रहा है, लेकिन आपने एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है जिसने पाकिस्तान की चारों सूबों को और दो जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के, उसके दरमियान में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एक ढांचा आपने खड़ा कर दिया है इन्फेक्शियस डिजीजेस के पेंडेमिक का मुकाबला करने के लिए। उसके साथ नथी जो दर्जनों सैकड़ों डिसीजंस हैं, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होगी, बाज हिस्सों में वेंटिलेटर अवेलेबल हैं वहां में पेशेंट नहीं है, जहां पेशेंट है वहां वेंटिलेटर नहीं है, फाइनेंस कैसे मोबिलाइज होगा, खुराक कैसे पहुंचेगी, ट्रांसपोर्ट कैसे मूव करेगी। तो ये एक बड़ा ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है जिसको मिलिट्री जो है वो बिल्कुल बिहाइंड द सीन आप बोल के समझे। वहां कोई बहुत ही कम जब पूछा जाता है किसी मिलिट्री ऑफिसर को तो वो अपनी ब्रीफिंग देते हैं, बड़ी फैक्चुअल न्यूट्रल किस्म की होती है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस पूरे ढांचे को असद उमर लीड कर रहे हैं। फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम असद उमर ही सजेशंस देते भी हैं, वो सजेशंस लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, उन्हें ब्रीफ किया जाता है, वो फिर पूरे प्रोविंसेस को ब्रीफ करते हैं और प्रोविंसेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर उस दिन नहीं होते तो फिर चीफ सेक्रेटरीज जो है या हेल्थ सेक्रेटरीज जो है, लेकिन प्रिंसिपली चीफ सेक्रेटरीज जो है वो करते हैं। जिस दिन मैं देख रहा था उस दिन बलूचिस्तान के फॉरेंसिक चीफ सेक्रेटरी जो है फजील हुसैन साहब जो हैं वो वहां से कर रहे थे। इसी तरह आजाद कश्मीर से उनके हेल्थ मिनिस्टर कर रहे थे, उस दिन उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो बहुत ही फाल, बहुत ही फंक्शनल, बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा स्मूथली डिलीवर कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने निशानदेही की कि इसके बारे में आगाही नहीं है, जो आपने भी पॉइंट आउट किया और उनका भी मेरा ख्याल यही है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल स्पेस जो है सारी की सारी वो जो हमारा जितनी भी स्पेस है वो पॉलिटिकल न्यूज़ हमारी लेकर जा रही है। एक दफ़ा फिर वो बातें गर्म है 18वीं तरमीम या तरमीम की, फिर उसके बाद नैब में जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम की, और साथ ही साथ क्यू लीग भी नाराज़ हो गई है। इस सियासत हमारी कभी भी, यानी रमज़ान में था कि कोई डल मोमेंट आएगा, तो रमज़ान में भी सही मसरूफियत है। देखिए खैर पॉलिटिक्स तो होगी ना, जब भी आपके यहाँ जमहूरियत होगी। हम चीन नहीं है, हम सऊदी अरब नहीं है, हम अबू धाबी और दुबई नहीं है, हम सिंगापुर नहीं है, हमारा इवन उस तरह से भी फर्म कंट्रोल नहीं है जैसे तुर्की के अंदर एक पार्टी का, एक शख्सियत का बहुत स्ट्रांग कंट्रोल है। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ सियासत होगी। हम मगरब के अंदाज की एक लिबरल डेमोक्रेसी है, जिस तरह से बरतानिया अमेरिका में। और बात है कि वो बहुत हमसे मैच्योर है, पुख्ता है। हम हिंदुस्तान की तरह की एक नॉइजी डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशंस भी हमारे उतने डीप नहीं है क्योंकि वहां भी बहुत मसला है। तो जाहिर है कि शोर होगा तो होगा। आप देख लें हिंदुस्तान में कितनी पॉलिटिक्स हो रही है, आप देख लें अमेरिका में कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिका में आधे गवर्नर जो है 50 रियासतों में से वो चूंकि डेमोक्रेटिक हैं, खुद न्यूयॉर्क के जो गवर्नर एंड्रू कुओमो है वो डेमोक्रेटिक हैं, प्रेसिडेंट उनके रिपब्लिकन है। जहां जहां रिपब्लिकन गवर्नर है वहां प्रेसिडेंसी के साथ और व्हाइट हाउस के साथ इतनी चपकलश और झगड़ा नहीं है। जहां जहां डेमोक्रेटिक गवर्नर है वहां पर और बिटवीन व्हाइट हाउस जो है वो बहुत ज्यादा मुंहमारी हो रही है, बहुत डिसएग्रीमेंट हो रहा है, डिफरेंट आइडियाज हैं। देखिए इटली के अंदर भी कहते हैं कि जो उसके 20 रीजन्स थे, चूंकि वहां पर ऑटोनमस किस्म की गवर्नमेंट्स थी, वहां वेटिकन भी ऑटोनमस है, तो वहां पर भी जो बहुत ज्यादा वबा में फैलने में उनको उसको फाइट करने में रुकावट हुई है, वो इसलिए थी कि वहां पे 20 इंडिपेंडेंट रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती थी। सो पाकिस्तान में भी खासा डिसएग्रीमेंट है पॉलिटिकल। और जहां तक आपने 18th अमेंडमेंट का देखिए, 18th अमेंडमेंट तो पाकिस्तान के आईन में एक अमेंडमेंट है। 18th अमेंडमेंट के बाद 19th अमेंडमेंट भी हुई है, उसने किसी हद तक 18th अमेंडमेंट को इफेक्ट किया है। अगर एक और भी अमेंडमेंट होती है जो 18th अमेंडमेंट के अंदर, अगर पिछले 10 बरस में 2010 में 18th अमेंडमेंट दखल अप्रैल में पास हुई थी, तो अब अगर 10 बरस कुछ माह में जो खराबियां उसके सामने आई हैं, जो खुद पीपल्स पार्टी की जब अपनी गवर्नमेंट थी, मुझे याद है, तो पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स थे और जो टॉप सिविल सर्वेंट्स थे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो थे, वो कहते थे कि हेल्थ में बड़ा मसला हो गया है, कोऑर्डिनेशन करने में, पोलियो के मामले में बड़ा मसला हो गया है, एजुकेशन में बड़ा मसला हो गया है, बिकॉज उससे पहले सेंटर की ब्यूरोक्रेसी ट्रेन थी दुनिया के साथ इंटरनेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक और बहुत से रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को समझने और उनको मेंटेन करने के लिए। जब आपने उसको तोड़ा और सूबों को वो दिया, तो सूबों के लिए उसको डेवलप करना जो था वो इतना आसान नहीं था। अभी भी आप देख लें इस पेंडेमिक में कि सूबे जो हैं वो सेंटर की तरफ, रहनुमाई की तरफ देखते हैं। बहुत बड़ा मसला है कि सूबे खुद से एक बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अल्टीमेटली बहुत सी डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंटर को राह दिखानी पड़ती है उसको करने के लिए। तो 18th अमेंडमेंट में अगर अमेंडमेंट होगी तो कैसी होगी? तहरीक इंसाफ और इमरान खान की गवर्नमेंट के पास तो ना नेशनल असेंबली में इतनी स्ट्रेंथ है, ना ही उनके पास सेनेट में इतनी स्ट्रेंथ है, वो तो कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पास ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है
जब तक ऑपोजिशन साथ नहीं मिलेगी या पीपीपी या पीएमएलएन साथ नहीं होंगे, और खबरें हैं कि शायद उनसे बातचीत भी हो रही है, तब तक अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो अगर उनके ऑपोजिशन की मदद से एक अमेंडमेंट होगी तो फिर रोना पीटना क्या है? लेकिन इसी में क्योंकि अपोजिशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नून और पीपल्स पार्टी, फिर गिव एंड टेक होगा, क्योंकि जाहिर बात है वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे ना, फिर पॉलिटिक्स होगी, सियासत होगी, वो कहीं ना कहीं अपनी फेवर मांगेंगे। तो वो फेवर क्या हो सकती है नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए? क्या इसमें से एक बार्गेनिंग चिप उनके हाथ में आ गई है ना, क्योंकि जिस तरह प्रॉपर नैरेटिव बिल्डिंग हुई है इसकी 18th अमेंडमेंट के लिए। 2 मई को उमर चीमा साहब ने, जो पाकिस्तान के एक बड़े रिनाउंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज में लिखते हैं, उन्होंने एक बड़ी फॉर रीचिंग स्टोरी लिखी जिसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं शायद उसमें कुछ चीजें एक्यूरेट नहीं भी हैं, लेकिन वो स्टोरी ये है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनके सोर्सेज ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कॉन्टेक्ट किया गया है, नवाज शरीफ साहब से मदद मांगी गई है 18वीं तरमीम में तरमीम करने के हवाले से, और नवाज शरीफ साहब ने इन रिटर्न ये कहा है कि नैब के कवानीन में ऐसी तरमीम की जाए कि उनको और उनकी साहिबजादी और उनके खानदान को रिलीफ मिल सके। अब नवाज शरीफ साहब को क्या रिलीफ मिलेगी ये मुझे ठीक तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन अगर नैब के कवानीन में ऐसी कोई तरमीम होती है तो उससे शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को डेफिनेटली रिलीफ मिल सकती है। ये एक मतलब उसमें बात सामने आई है। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें ऑन बोर्ड है, बाकायदा एक ड्राफ्ट वगैरह बनाया गया है, वो सबसे शेयर किया गया है। ताहम अगले ही दिन जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मेरे प्रोग्राम में आए, उनके सामने मैं वो पीस रखा, उन्होंने कहा हाँ उमर चीमा ने मुझसे भी बात की थी, मैंने जो उनको समझाया था, ये बताया था, उन्होंने उसको सही समझा नहीं है, उन्होंने कुछ चीजें गलत समझ ली हैं। अब लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उन्होंने सही समझा या नहीं समझा, कुछ ना कुछ तो इस पर ज़ाहिर है बातचीत हो रही है ना पीएमएलएन के साथ, पीपीपी के साथ। अब उसकी नेचर क्या है, वो किस किस्म की रिलीफ मांगते हैं? गालिबन वो रिलीफ मांग रहे हैं करप्शन के केसेस में और नैब में। किस हद तक उनको रिलीफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट बाहमी तौर पर दे सकेंगे? बिकॉज यहां पर भी एक साइड नहीं वो रिलीफ दे सकेगी, यहां पर भी ये होगा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट रिलीफ देना भी चाहती है तो इमरान खान को ऑन बोर्ड आना होगा। तो इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिक्स में तो गिव एंड टेक होता ही है। एग्जैक्टली, लेकिन फिर नैब का इदारा तो आजाद है, उन्होंने फिर इंडिपेंडेंस, अगर इस तरह की चीज होगी तो इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो ये तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी इसमें। लेकिन इसी में सारा क्यू लीग आ गई। अब गुज़श्ता 2-3 दिन से आपने अपने प्रोग्राम भी किए डॉक्टर साहब कि क्यू लीग एकदम खफा, बड़ा फोर फ्रंट पे आया है क्यू लीग ने, और बड़ा गुस्से का इजहार किया उन्होंने। देखिए क्यू लीग तो जब से ये हुकूमत बनी है और परवेज इलाही साहब को एक सर्टन पोजीशन मिली है, उनको शायद ये ख्याल था कि वो एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हुए पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। वो इससे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लोग समझते हैं कि वो बड़े कामयाब, बड़े इफेक्टिव और बड़े एफिशिएंट किस्म के चीफ मिनिस्टर थे 2002 और 2008 के दरमियान, 7 के दरमियान। तो एक एक्सपेक्टेशन उनको थी, उनको ये मसलसल फीलिंग है, उनको एक ग्रीवेंस है, एक सेंस ऑफ उनको है, डेप्रिवेशन है कि उनको उस किस्म का रोल नहीं मिला जितना रोल उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन जताने में या पंजाब में हुकूमत बनाने में दिया है। क्योंकि नंबर उनके थोड़े हैं लेकिन उनका एक बिहाइंड द सीन इन्फ्लुएंस है, उनको गो बिटवीन भी समझा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो नाराजगियां और उनका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है उसे उस ओवरऑल डिससेटिस्फैक्शन में देखा जा सकता है कि वो, लेकिन वो कभी भी आपको पता है कि वो इस तरह से कोई वो बसात लपेटने वाले नहीं है, वो कालीन खींचने वालों में से नहीं है। उनकी नाराजगी का मतलब यही है कि उनकी जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये बेचैनी है, उसका हल निकाला जाए, यानी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और यानी इतना कोई अपीवल नहीं आप प्रेडिक्ट कर रहे कि हो सकता है, और क्योंकि अब अपोजिशन के भी साथ बातचीत चल रही है, क्यू लीग जो अतहादी हैं वो भी है। अभी कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें अंडरग्राउंड हुई हुई थी, नहीं थी, अब वो भी सर उठाना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस सब सूरत हाल में जितनी भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, डॉक्टर साहब कोरोना से हटकर कई सवालिया निशान है। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील करना, फिर बाकी चीज़ें तब्दील करना, फिर वजीरों का, फिर चीनी वाली रिपोर्ट, आटे वाली रिपोर्ट। तो यानी ऑल इज़ नॉट वेल, कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। अगर जिस तरह चल रहा है तो ये तो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। इकॉनमी की पहले हमारी हालत ख़राब थी, तो ये तो पीटीआई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। देखिए ऑल इज नॉट वेल, तो ऑल इज नॉट वेल इन अमेरिका एज वेल, ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया एज वेल, ऑल इज नॉट वेल इन इटली, ऑल इज नॉट वेल इन ब्रिटेन, ऑल इज नॉट वेल एनीवेयर। वो तो सऊदी अरब के ऑयल मार्केट्स का बड़ा झगड़ा है, दुबई में इस वक्त बड़ा क्राइसिस है, तो ऑल इज नॉट वेल एनीवेयर, वहां तक तो सवाल है। अब रह गया पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है जो उन्होंने इनहेरिट किया है, उसको वो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाए हैं, वो तो इकोनॉमिक चैलेंज है।
और इकोनॉमिक चैलेंज उनका चल रहा था, जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से इन्फ्लेशन को कंट्रोल, बहुत सी उन्होंने डिसीजन की इकोनॉमिक में। टैक्सेशन के हवाले से उन्होंने मिनिस्ट्री फाइनेंस में रद्दबदल किया, असद उमर को हटा के नए वो डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए हफीज शेख साहब, एक नया गवर्नर लेकर आए स्टेट बैंक का। वो गवर्नर जो थे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा ऊंचा रखा, 13.5%, 13.25 पे रखा उन्होंने। उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो डेट है इंटरनल, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सालाना इंटरनल डेट पेमेंट्स हैं वो 1500 अरब से बढ़ के 3200 अरब पे हो गई हैं। यानी अब डिफेंस जिसको पहले रोया करते थे लोग, वो 1500 अरब है डिफेंस का खर्चा, पूरी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट का, जिसमें आप तकरीबन 6 लाख की रेगुलर और फिर पैरामिलिट्री जो सब है वो सब उसमें आ जाता। लेकिन 3200 अरब का जो है वो इंटरनल डेट रिपेमेंट का साल का है, चूंकि बेसिकली आपने इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दिया था। तो इकोनॉमी जो है उसमें बहुत हाथ पांव मारे इस हुकूमत ने। इकोनॉमी इनके हाथ में कंट्रोल नहीं आ पा रही, एक्सपोर्ट्स में बहुत कम इजाफा हो सका है, इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा कमी नहीं हो सकी बिकॉज वो इनइलास्टिक हैं, ग्रोथ नहीं हो सकी, और उसके दरमियान में कोरोना का बम आके गिरा है। तो इकोनॉमी ही सबसे बड़ा मसला है। बाकी जहां तक रिपोर्ट्स हैं शुगर की या वीट की जो रिपोर्ट्स हैं, वो तो देखें एक तरह से पॉजिटिव हैं कि पहली दफा एक हुकूमत ने अपने ही सिटिंग जो रूलिंग एलीट है या मिनिस्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट को पब्लिक को, मीडिया को, लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अगर प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी था नहीं पहले पॉलिटिकल कल्चर में, तो अब हो रहा है, तो फिर इसी तरह से होगा लड़ाई झगड़े के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे बात है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचे, सिर्फ रिपोर्ट का आना तो नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि IPPs वाली रिपोर्ट है, क्योंकि शेख रशीद पे आकर हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जी IPPs का कुछ नहीं होना, चीनी और ये आटे वाले पकड़े जाएंगे। तो इस पे भी सवाल है ना कि अगर मंतकी अंजाम, लॉजिकल कंक्लूजन तक चीजें पहुंचे, और IPPs वाली रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक हो रही? मेरा ख्याल IPP की रिपोर्ट भी अल्टीमेटली पब्लिक हो जाएगी। मुझे ठीक तरह से अंदाजा नहीं है कि क्यों नहीं हो रही, मैं इसको देख नहीं सकता कि रीजंस क्या हैं। लेकिन IPP में तो जो मेन गोल होगा, अगर आप कहें कि मंतकी इंजाम होना चाहिए लॉजिकल, वो तो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एदाद शुमार को और फैक्ट्स को रखते हुए एक इफेक्टिव नेगोशिएशन कर सके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ। और जो कैपेसिटी पेमेंट्स उन्होंने एक यहाँ पर एक लीगल कल्चर बना है 1990 की दिहाई से, जब पीपल्स पार्टी ने पहली दफा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ 95-96 में उन्होंने एग्रीमेंट्स किए कैपेसिटी पेमेंट्स के। उस वक्त तो 6.25 सेंट्स पे वो एग्रीमेंट्स किए गए थे। अब वो बहुत महंगे हैं, 12-12, 13-13 पता नहीं उससे भी ज्यादा सेंट्स पे किए गए हैं पर किलो वाट आवर के। तो क्या उन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, जिनके पास वाटर टाइट सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंटरनेशनली बाउंड हैं, वो पाकिस्तान ने इससे पहले उनको चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ फैसले किए गए थे, और जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन बेस में चले गए तो वहां उन्होंने पाकिस्तानी कोर्ट्स के खिलाफ उन्होंने डिग्री हासिल की। तो अब पाकिस्तान के हाथ इस लिहाज से बंधे हैं। ये एक पॉलिटिकल डील है कि पाकिस्तान की ये हुकूमत इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के उन्हें कैसे समझाती है कि देखिए, अगर इस मार्केट से आपको प्रॉफिट उठाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हासिल करना है, तो आपको जमीनी हकाइक जो हैं, ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, उनको समझना होगा कि इस मार्केट से वो मुनाफा नहीं हासिल किया जा सकता जो आप अब तक इसको हासिल कर रहे हैं। यही इसका वे फॉरवर्ड है। उसमें मीडिया मदद कर सकता है, लेकिन मीडिया चूंकि इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, जिस तरह से मैंने इसको समझाया है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको मीडिया में बहुत कम मिलेगी कि आप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को गोली नहीं मार सकते, ना ही आप उनके खिलाफ, या तो आप साबित करें कि जो केसेस किए गए थे इंटरनेशनल, एक ऐसा आप उनके खिलाफ साबित करें कि ये करप्शन बेस्ड डिसीजन मेकिंग थी, जैसे आपने एक और वो टर्किश कंपनी के केस में साबित किया था, कारके के केस में। कारके के केस में आपको रिलीफ इसलिए मिली है कि आपने डिसाइसिवली ये साबित कर दिया, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, दोनों ने मिलकर, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा रोल था। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने उसमें मेहनत की है। वो जो उन्होंने मेहनत की उसके नतीजे में एक फूल प्रूफ फैक्ट्स आए जो टर्किश अथॉरिटीज के सामने रखे गए, और उनको कहा गया कि देखिए ये इंटरनेशनल कोर्ट्स इसको देखेंगी। उसके बाद जो है वो टर्किश अथॉरिटीज ने कहा कि जी चले सुलह कर लेते हैं। उसको फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकली सेल किया गया कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, देखें ही इज वेरी काइंड। असल में बात ये थी कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने एक बड़ी सॉलिड एविडेंस रखती टर्क्स के सामने कि देखिए ये एक करप्शन पे मबनी डील थी, और करप्शन पे मबनी डील, तो अगर आप IPP के खिलाफ ये साबित कर सकें कि करप्शन पे मबनी डील थी तो फिर आपको रिलीफ मिल सकती है, उनसे ही रिलीफ मिल जाएगी। आप करेंगे नहीं रिलीफ जी, जिससे आपने रिकॉर्डिंग पे भी हम साबित, हाँ रिकॉर्डिंग पे भी हमारा बेस्ट चांस तो यही,
लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिली रिकोटेक में, नहीं मिली ना, उसमें तो उल्टा हमारी पेनल्टी हो गई, उसमें भी फिर आउट ऑफ कोर्ट हम लोग अब जाकर कर रहे हैं। तो चीज़ें आप कहे कि एकदम नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी आप काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और आप लिखते भी हैं इस बारे में, चाइना और यूएस ये पूरे कोरोना वाली डिबेट में एक दूसरे के मुखालिफ आ गए। चाइना वायरस कि चाइना ने बनाया, चाइना की वो लेबॉर्ट्री से लीक हुआ, फिर चाइना ने पहले अमेरिका पे लगाया कि जी उनके एथलीट्स आए थे वो हुआ। ये पूरी वॉर हो रही है। साथ साथ अमेरिकन इलेक्शन ईयर भी है। ट्रंप कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मास्क मैंने पहना तो इलेक्शन हार जाऊंगा। तो ये क्या ट्रेड वॉर होगी दोनों के दरमियान? ये वॉर ऑफ वर्ड्स है, कल्मिनेट कहाँ पे होगी, ख़त्म कहाँ पे होगा ये सिलसिला? और अमेरिकन इलेक्शन तक क्या हॉस्टिलिटी बरकरार रहेगी इसी तरह? ये हॉस्टिलिटी तो मुझे लगता है बढ़ेगी। वैसे तो ट्रेड के मामला जो थे वो वाशिंगटन ने और बीजिंग ने सेटल कर लिए थे दिसंबर 2019 में, बहुत हद तक कोरोना से पहले। अब अमेरिकन को और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को बड़ा शक है कि ये कोरोना वायरस जो है ये बुनियादी तौर पे कोई लैब एक्सीडेंट है, ये ऑर्गेनिक नहीं है कि जंगलों से ये आया है। और ये जो सारी कहानी थी वुहान की सी फूड मार्केट की, इसको अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी इसको नहीं मानते। तो जो 5 की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनको 5 आईज कहा जाता है, 5 ईज, ये 5 आईज कहा जाता है, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, शायद ये सभी लोग शामिल हैं, फ्रेंच भी हैं उसके अंदर। ये लोग इसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक रशियन टेलीविजन की RT की रिपोर्ट है कि सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हमें वो स्पेसिमेंस दिए जाए वायरस के जो दिसंबर और जनवरी में चाइना में एक्टिव था, हम उसको कंपेयर करें उस वायरस से जो बाद में जिसने अमेरिका में तबाही मचाई है। और चाइना जो है उस इन्वेस्टिगेशन को परमिट नहीं कर रहा। और वो अमेरिकन के कह रहे हैं, इस वक्त एक बड़े प्रोमिनेंट सेनेटर हैं वहां पे, कॉटन उनका नाम है, वो साउथ के हैं, उन्होंने बहुत खप डाली हुई है इसमें अमेरिका में इस इशू के ऊपर कि अगर चाइना के हाथ साफ हैं तो चाइना से इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट जो है वो क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे खदशा यही है कि अमेरिका और चीन के दरमियान में बड़ी टेंशन रहेगी, और जब अमेरिका और चीन के दरमियान रहेगी तो फिर वेस्टर्न यूरोप भी उस टेंशन में शामिल होगा, और ये टेंशन अमेरिकन इलेक्शन तक तो कम अज कम कंटिन्यू करेगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का डॉक्टर मोहित पीरजादा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहित पीरजादा। सैर-हासिल गुफ्तगू की, तमाम इशूज़ पे उन्होंने अपने व्यूज़ भी दिए, ओपिनियन भी दिया। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।